हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन फतेह क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फतेह क्लासेस पे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रेपोजिशंस, आज उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। प्रेपोजिशंस में काफ़ी सारे रूल्स जो हैं हमने देख लिए थे। कुछ जो बचे हैं रूल्स वो आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में, तो वीडियो के एंड तक बने रहें हमारे साथ। कीप वॉचिंग। तो प्रेपोजिशंस में जो आज रूल्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें से जो पहला रूल है वो है, अगर हमारे पास जो सेंटेंस है उसमें प्राइस की बात हो रही है, रेट की बात हो रही है या स्पीड की बात हो रही है, ठीक है, तो हमें कौन सी प्रेपोजिशन है जो कि यूज़ करनी होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो प्रेपोजिशन यूज़ करनी होती है वो होती है एट। एग्जाम्पल्स हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या बता रहा है हमें कि ही गॉट दैट बुक एट ₹50। तो यहाँ प्राइस की बात हो रही है, गाइस। क्या बता रहे हैं कि उसने वो बुक कितने रुपए में प्राप्त करी है, 50 रुपीज़ में। तो जब 50 रुपीज़ हमें लिखना है तो उससे पहले जो हम प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे वो एट होगी, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो रेट की बात कर रहा है। रेट क्या होता है? दर होती है जो किसी भी चीज़ की, जो तो उसके लिए हमें प्रेपोजिशन यूज़ करनी होती है एट। एग्जाम्पल है मिल्क सेल्स डैश छोड़ देते हैं रुपीज़ इतना 22 अ लीटर। तो एक लीटर के लिए हमें कितने रुपीज़ देने हैं? 22 रुपीज़। तो ये एक तरह से रेट है, इसका मतलब दर बताई है कि 1 लीटर पर 22 रुपये देने हैं, तो 2 लीटर पर 44, इस तरह से करके। तो इस स्थिति में भी हम प्रेपोजिशन एट यूज़ करेंगे। थर्ड जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है द स्कूटी इज़ रनिंग एट। अगेन वी कैन सी हेयर एट preposition. So 60 किलोमीटर ऑन एन आवर, ठीक है। तो एन आवर यानी कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है स्कूटी? 60 किलोमीटर चलती है। तो ये इसकी क्या है? स्पीड है। क्या स्पीड है? 1 घंटे में ये स्कूटी 60 किलोमीटर चलती है। तो जब स्पीड की बात करेंगे तो प्रेपोजिशन कौन सी यूज़ करेंगे? एट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइस, रेट और स्पीड के बारे में हमने पढ़ा। एट प्रेपोजिशन यो हमें यूज़ करनी है। नेक्स्ट जो है वो व्हीकल्स के बारे में है। किसके बारे में? व्हीकल्स के बारे में। तो व्हीकल्स बहुत सारे होते हैं, इसमें स्कूटी भी पढ़ा हमने, लेकिन स्कूटी की स्पीड की बात हो रही थी। लेकिन इसके अलावा व्हीकल्स जो है उनके साथ कैसे प्रेपोजिशन यूज़ करनी है हमें, देखिए। अगर AN लगा के प्लस कार है, टैक्सी है, जीप है, तो इसके साथ हम प्रेपोजिशन, बैठने की बात हो रही है, इसमें बैठा है कोई, ठीक है, तो कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे? इन, क्योंकि इनके इन साइड बैठते हैं अपने, तो हम इन प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर AN द बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, शिप है, तो वहाँ जो प्रेपोजिशन हमें यूज़ करनी है वो है ऑन, ठीक। इसके अलावा साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, वो भी ऑन। अभी इनका तो क्लियर है, हमें समझ में आता है कि स्कूटर है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, इनके अपने ऊपर बैठते हैं, ठीक है। तो जब ऊपर बैठते हैं, इसको राइड करते हैं एक तरह से, तो राइड करने के लिए ऊपर से कवर नहीं होता है, तो ऑन बैठते हैं, अपने इसकी सरफेस के ऊपर बैठते हैं, इसलिए ऑन है। लेकिन कार, टैक्सी, जीप में हम इसके इनसाइड बैठते हैं, अंदर बैठते हैं, ऊपर से कवर होती है, तो इन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। हाँ, बस आपको ध्यान कौन सी चीज़ ज़्यादा रखनी है, फोकस इस पे करना है आपको। बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप में कौन सा प्रेपोजिशन है? ऑन है। तो ये माइनर से डिफरेंस है, और इन्हीं को लेकर आपके जो क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं अक्सर, तो इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो है कॉज और रीज़न। अब ये कॉज और रीज़न अगर इनको अपने ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, अगर इनका मीनिंग जानते हैं, तो दोनों का ही मतलब कारण होता है। क्या होता है? कारण होता है। कॉज भी कारण होता है, रीज़न भी कारण होता है। लेकिन इन दोनों के साथ हमें जब प्रेपोजिशन यूज़ करनी है इंग्लिश के सेंटेंसेस में, तो बहुत ध्यान रखना होता है कि कॉज के साथ जो प्रेपोजिशन आएगी वो आएगी ऑफ, और रीज़न के साथ जो प्रेपोजिशन आएगी वो आएगी फॉर। कॉज ऑफ होता है और रीज़न फॉर होता है,
ठीक है गाइस, तो इस बात को अपने अच्छे से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल्स देख लेते हैं। डाइड वर्ब है हमारे पास। डाइड वर्ब के साथ देख सकते हैं अपने बोर्ड पे कि कितनी सारी प्रेपोजिशंस हैं जो डिफरेंट प्रेपोजिशंस हैं इसके साथ यूज़ हुई हैं। एक ही वर्ब है डाइड, मरना, तो उसके साथ कौन सी सिचुएशन में कौन सी प्रेपोजिशन आएगी उसको देख लेते हैं। डाइड ऑफ, डाइड के साथ ऑफ कब आता है? जब जो व्यक्ति मरा है, जो डेथ है जो हुई है वो किससे हुई है? कोई डिसीज़ के कारण, कोई बीमारी के कारण अगर किसी की डेथ होने का पता चल रहा है हमें सेंटेंस से, तो उस कंडीशन में हम ऑफ प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। मतलब आगे कोई डिसीज़ का नाम है, मान लो ही डाइड ऑफ मलेरिया, इस तरह से करके, तो वहाँ पे डाइड ऑफ आएगा। डाइड फ्रॉम कैसे होता है? अगर शरीर पे कोई घाव है, कोई किसी की डेथ जो हुई है वो ओवर ईटिंग की वजह से या फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है, तो वहाँ पे हम फ्रॉम जो प्रेपोजिशन है उसको यूज़ करते हैं, डाइड फ्रॉम। ठीक है, वाउंड है, ओवर ईटिंग है या फूड पॉइजनिंग है। डाइड बाई कहाँ पे यूज़ करते हैं? सुसाइड की है किसी ने या वायलेंस के कारण, अहिंसा के कारण किसी की डेथ हुई है, तो वहाँ पे अपने प्रेपोजिशन बाय। ठीक है, डाइड थ्रू नेग्लिजेंट, क्या होता है? नेग्लिजेंट। डाइड थ्रू नेग्लिजेंस मतलब किसी की अनदेखी की वजह से, अनगेली की वजह से अगर किसी की डेथ हुई है तो वहाँ पे डाइड थ्रू जो प्रेपोजिशन है यूज़ की जाती है। डाइड फॉर कंट्री या अपनी किसी बिलीफ, किसी विश्वास की वजह से, ठीक है, कोई किसी की डेथ होती है तो वहाँ पे फॉर, कोई अपने देश के लिए जान देता है, कोई अपने धर्म के लिए, कोई विश्वास के लिए अपनी जान देता है, गंवाता है, तो वहाँ पे डाइड फॉर। ठीक है, डाइड इन बैटल या बेड, मतलब बैटल युद्ध। ठीक है, तो युद्ध भूमि में अगर किसी की मृत्यु होती है तो डाइड इन, और बेड बिस्तर में लेटा लेटा, कई बार कोई बीमार हो गया जैसे काफ़ी टाइम तक बिस्तर में था तो वहाँ पे रहने के बाद उसकी डेथ हुई है, तो वहाँ पे भी इन प्रेपोजिशन। ठीक है, बैटल और बेड में अगर डेथ होती है तो इन। डाइड विद समबडी, इसका क्या मतलब है? अगर कोई पर्सन है उसकी डेथ हुई है, उसके साथ किसी और की भी डेथ हुई है, ठीक है, अगर किसी पर्सन का जिक्र होता है उसके बाद, तो ऑब्वियसली जो प्रेपोजिशन है वो अपने कौन सी यूज़ करेंगे? विद प्रेपोजिशन। तो ये डाइड है, डाइड के साथ इतनी सारी डिफरेंट प्रेपोजिशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ब है वो है गोइंग टू, जिसके साथ प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, और लीविंग फॉर। कैसे? गोइंग का मतलब भी जाना होता है और लीविंग का मतलब अपने रवाना होना से लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसको इनडायरेक्टली देखें तो जाना ही होता है, लेकिन प्रेपोजिशन दोनों के साथ डिफरेंट यूज़ की जाती है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज़ गोइंग डैश छोड़ देते हैं मुंबई। ठीक है, यहाँ इसको लेके बना लेते हैं, ही इज़ लीविंग डैश मुंबई। दोनों सेम सेंटेंस हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी क्या कह रहे हैं? गोइंग, वो जा रहा है मुंबई के लिए, तो क्या लगाएंगे? गोइंग है तो टू। अगर ही इज़ लीविंग तो क्या करेंगे? फॉर। तो कैसे इसको ट्रांसलेट भी जब करते हैं, इसको बोलेंगे वो मुंबई को जा रहा है। ठीक है, मुंबई जा रहा है। और ही इज़ लीविंग फॉर मुंबई जब सेंटेंस होगा तो इसको अपने ट्रांसलेट भी ऐसे करते हैं कि वो मुंबई के लिए रवाना हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो वर्ड है होम। अभी तक हमने वर्ब देखी, अब ये एक होम वर्ड है जैसे हमारे पास, तो इसके साथ हम कैसे प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं? इसके साथ जब भी प्रेपोजिशन यूज़ करनी है तो पोजेसिव एडजेक्टिव को जो है हमें ध्यान में रखना होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव कैसे? एग्जाम्पल से समझ में आएगा हमें। जैसे प्लीज़ सेंड रीटा होम,
ये लिखा हुआ है हमारे पास सेंटेंस। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करी है, तो भी हमारा सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट में हमने क्या किया है, शीला वेंट टू हर होम येस्टरडे। शीला वेंट, शीला गई टू हर होम येस्टरडे, अपने घर गई वो, ठीक है, कल। तो यहाँ पे हमने जो प्रपोजिशन यूज़ करी है वो करी है टू। तो टू प्रपोजिशन किस कंडीशन में यूज़ करनी है, होम वर्ड के साथ, जब मतलब आगे जो ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास होम होगा, तो उस कंडीशन में हमने टू प्रपोजिशन यूज़ करनी है। कब करनी है, जब पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा बीच में। पोजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है, हर होम, ठीक है। होम अगर सिंगल है हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो हम उसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन होम के साथ अगर हमें ये बताया है कि किसका होम है, ठीक है, तो होम किसका है उसके बारे में बताया है, तब पोजेसिव एडजेक्टिव साथ में दिया हुआ है, उस कंडीशन में हम जो प्रपोजिशन यूज़ करेंगे दैट विल बी टू। ओके, तो ये हो गया। आगे फिर हमारे पास वर्ब है एंग्री। एंग्री जो वर्ब है उसके साथ एट प्रपोजिशन यूज़ करते हैं किस कंडीशन में, जब समथिंग, मतलब एंग्री जो गुस्सा है हमें, एंग्री का मतलब यही है कि हमें गुस्सा आता है, आ रहा है किसी पे, मतलब, ठीक है, तो गुस्सा आना ही इसका मीनिंग है। तो गुस्सा जो है अगर किसी चीज़ पे आ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु पे आ रहा है, तो उस कंडीशन में एट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, एंग्री एट, ठीक है। तो किस चीज़ पे गुस्सा है, एट यूज़ करेंगे। लेकिन वही गुस्सा अगर आपको किसी पर्सन पे आ रहा है, किसी व्यक्ति पे आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, विद प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। किसी के साथ गुस्से होते हैं अपने, और किसी वस्तु पर गुस्से होते हैं, ठीक है। तो ये एंग्री को ध्यान में ऐसे रखना है हमें। मेक फ्रॉम होता है और मेक ऑफ भी होता है। मेक फ्रॉम कब होता है, मेक फ्रॉम होता है, एग्जाम्पल देखते हैं, फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट और हर ड्रेस वॉज मेड ऑफ सिल्क। अब दोनों ही सेंटेंस हमारे करेक्ट हैं। डिफरेंस क्या है इसमें डिफरेंस हमें ये देखना होता है कि जब जो चीज़ है वो बनाई जा रही है, अगर तो उसका जो मटेरियल है जिससे वो चीज़ बनी, उसका जो मतलब जिस सोर्स से वो बनी है वो बिल्कुल उसका स्वरूप चेंज हो गया है, तो वहाँ पे तो अपने फ्रॉम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। उसके ऑन द अदर हैंड अगर वो उसका जो मटेरियल है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, उसको काट छांट के बना रहे हैं अपने, तो वहाँ पे उस कंडीशन में जो प्रपोजिशन हम यूज़ करेंगे वो ऑफ करेंगे। देख सकते हैं अपने जो फ्लोर है वो मेड फ्रॉम वीट, वो वीट से बनाया जाता है। अब जो वीट था उसके दाने थे ऐसे कुछ बने हुए, जब फ्लोर बनाया वो आटा वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। अपने जल्दी से बता ही नहीं सकते कि ये किस चीज़ का बना हुआ आटा है, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे जब वो बिल्कुल चेंज हो जाती है बनने वाली चीज़, वहाँ पे फ्रॉम प्रपोजिशन, और जहाँ पे उसका जो मटेरियल है वो एज इट इज़ रहता है और उससे अपने नई चीज़ भी बना लेते हैं, वहाँ पे उसको क्या प्रपोजिशन ऑफ यूज़ करते हैं। जैसे सिल्क से ड्रेस बनी है, अब भी वो सिल्क की ही है, ठीक है, अपने कहते हैं ये ड्रेस सिल्क की है, तो उसको अपने नया आकार रूप दे दिया, लेकिन वो सिल्क ही है, वैसे का वैसा ही है। तो इस कंडीशन में हम ऑफ प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास अगेन एक वर्ब है सिट, ठीक है, बैठने की बात हो रही है, तो सेंटेंस में बैठने की बात हो रही है, तो एट ए डेस्क, अगर कोई टेबल वगैरह है उसके एट बोलेंगे, ठीक है, सिट एट ए डेस्क होगा। ऑन ए चेयर होगा, कुर्सी पे टेबल पे बैठ रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं ऑन ए चेयर, ठीक है। तो ऑन आती है प्रपोजिशन, यहाँ पे एट आ गई डेस्क के साथ, चेयर के साथ ऑन आ गई, बट यहाँ पे इन प्रपोजिशन भी आती है। कब आती है, जब यही चेयर अगर आर्म चेयर है, मतलब चेयर है, एक तो सिंपल चेयर होती है जिसकी साइड पे ऐसे आर्म्स नहीं बनी होती हैं, और एक चेयर होती है जिनके आर्म्स बनी हुई होती है, उसके अपने इन बैठते हैं, उसको इन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं अगर आर्म चेयर लिखेंगे आगे तो, ठीक है। कार में इन, और अगर रूम वगैरह में है तो वहाँ पे भी अपने इन यूज़ करते हैं सिट के साथ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है जो वर्ब है हमारे पास अगेन राइट।
राइट जो वर्ब होती है ये वो वाला राइट नहीं है, सही वाला ये राइट है, लिखना, ठीक है। तो राइट करना जो होता है उसमें हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं इन। कब करते हैं? अगर राइट इन पेंसिल या राइट इन इंक, यहाँ पे विद नहीं करेंगे, ध्यान रखना है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में इसका आपको जो है ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो इन वहाँ यूज़ करते हैं, अब पेंसिल या इंक की बात होती है। विद प्रपोजिशन राइट के साथ वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे अपने आपको आर्टिकल लिखा हुआ मिलेगा पेंसिल या पेन के पहले, ठीक है। या हाँ ठीक है, ए पेंसिल होगा या ए पेन, फिर हम क्या कहेंगे? राइट विद ए पेंसिल या ए पेन। इस ए को बहुत ध्यान से देखना है। या दिस लिखा होगा, दिस पेन, दिस पेंसिल, हीज़ लेफ्ट हैंड, वो अपने लेफ्ट हैंड से लिखता है, हिज राइट हैंड, वो अपने राइट हैंड से लिखता है। तो इस तरह का जब भी आप देखेंगे तो राइट के साथ जो प्रेपोजिशन है वो विद यूज़ करेंगे। और अगर ये कोई आर्टिकल आपको नहीं दिखेगा वहाँ पे, देन यू विल यूज़ इन। नेक्स्ट जो है हमारे पास और लास्ट भी है सॉरी। सॉरी जो है, सॉरी जब अपने फील करते हैं, अगर किसी पर्सन के लिए फील करते हैं सॉरी, तो फॉर, सॉरी फॉर, ठीक है। प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, अबाउट करते हैं समथिंग दैट हैज़ हैपन्ड, किसी के साथ कुछ हुआ है जो घटित हुआ है, उसके लिए जब सॉरी फील करते हैं तो अबाउट, सॉरी अबाउट, आई एम सॉरी अबाउट दैट जो भी हैपन्ड हुआ है, ठीक है, जो भी घटित हुआ है किसी के साथ, उसके बारे में बात करते हैं, अबाउट प्रेपोजिशन होती है। नो प्रेपोजिशन मीन्स प्रेपोजिशन सॉरी के साथ नहीं भी यूज़ करते, मतलब ये फॉर और अबाउट नहीं भी यूज़ करते हैं। वहाँ कौन सी कंडीशन होती है? जब इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, ठीक है। सॉरी के बाद अगर कोई इन्फिनेटिव आपको देखने को मिलेगा, इन्फिनेटिव कौन सी वर्ब होती है? इन वर्ब होती है फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कौन सी होती है? जब टू के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर टू के पास फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं इसको। तो जब ऐसी कंडीशन होगी, आई एम सॉरी, ना तो यहाँ पे फॉर लगाएंगे ना अबाउट लगाएंगे, टू हियर लिखा है तो यहाँ पे हमें कोई प्रपोजिशन नहीं यूज़ करनी है। टू हियर दैट योर ग्रैंड मदर इज़ नो मोर, मुझे ये सुन के बड़ा अफसोस हुआ कि आपकी जो ग्रैंड माता थी अब नहीं रही है। तो इस कंडीशन में नो प्रपोजिशन। सो गाइज, इट वाज ऑल अबाउट द प्रपोजिशंस। हमने प्रपोजिशंस के काफ़ी सारे रूल्स पढ़े हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं। इनको हमें बहुत अच्छे से रिमाइंड करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। जब भी प्रिपरेशन करनी है आपको प्रपोजिशंस के लिए, तो ये रूल्स जो हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो हमें पढ़ना है इसके बारे में मैटर, लेकिन इनको नहीं छोड़ना है। इनको सबसे पहले सबसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जैसे, जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशंस होती हैं, तो वो किसी भी अच्छी बुक से आपको पढ़ लेनी है, उनको याद करना है अच्छे से। सो अगली बार हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। बने रहें हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।